वेलकम बैक। हमने चैप्टर नंबर 9 लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था एंड लास्ट लेक्चर में हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद सेना, इसके बारे में हमने देखा था। नाउ लेट अस सी formation of the Indian National Army. Raj Behari Bose was staying in Japan since 1950. He had organized the Indian patriots living in countries of Southeast Asia and established the organization named Indian Independence League. Okay, Raj Behari Bose, he was staying in Japan since 1950. 1950 से वो जापान में रह रहे थे एंड उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में जो रहने वाले इंडियन लोग हैं उनको उन्होंने इकट्ठा किया। ओके, एंड ही एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ये नाम का उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया। In the early part of 1942, Japan conquered the territories in Southeast Asia which were controlled by the British. Southeast Asia के जो भी countries थे जो कि ब्रिटिश के डोमिनियन के अंदर थे, उन countries को 1942 में जब वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त जापान ने उन कंट्रीज को कैप्चर कर लिया जो कि ब्रिटिश के डोमिनियन के अंदर था। ओके, thousands of Indian soldiers and officers in British Army there fell into the hands of Japans. Okay, thousands of Indian soldiers जो वहाँ पर थे and also British officers जो वहाँ पर थे, they all fell in the hands of Japan. Since Japan captured those regions, जापान ने उन regions को capture किया, तो जो भी regions के जो भी soldiers थे, officers थे, they fell in the hands of the Japan. See the picture of Raj Behari Bose. Raj Behari Bose, with the help of Captain Mohan Singh, formed a battalion of these Indian prisoners of war. Indian prisoners of war यानी जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके उस कंट्री के रीजन को कैप्चर करती है, तो वहाँ के जो सोल्जर्स हैं या जो भी लोग हैं उनको जो वो कैप्चर करती है, उनको वो प्रिजन में रखती है। ओके, एज अ प्रिजनर उनको प्रिजन के अंदर रखते हैं, सो दे आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ओके, तो ऐसे जो इंडियन प्रिजनर्स थे, जो भी इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन प्रिजनर्स थे, उनको लेके उन्होंने एक बटालियन फॉर्म किया, एक ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया, एक आर्मी उन्होंने फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ कैप्टन मोहन सिंह के साथ जो भी कैप्चर किए गए इंडियंस थे उनको लेके उन्होंने एक बटालियन फॉर्म किया। इट वॉज नेम्ड एज इंडियन नेशनल आर्मी। उस बटालियन, उस आर्मी, उस सेना का नाम क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी, दैट इज आजाद हिंद सेना। दैट इज हाउ द आजाद हिंद सेना वॉज फॉर्म। ओके, later Netaji Subhash Chandra Bose led the Indian National Army. When Raj Behari Bose called Netaji Subhash Chandra Bose in Japan, and when he went there and he led the Indian National Army after Raj Behari Bose. Okay. In October 1943, Netaji established Azad Hind government in Singapore. शाह नवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल एक्सेट्रा। ओके, अक्टूबर 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया। कहाँ पर?
किए, वो उनके चीफ एसोसिएट्स थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन was the commander of रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ओके, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जो थी, she was the commander of रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट के कमांडर वो थी। नेताजी अपील टू द इंडियन पीपल, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। ओके, उन्होंने लोगों से अपील किया दैट यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। मतलब उनका जो स्लोगन है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओके, ये उनका स्लोगन है, यू नो, डिमांडिंग द पीपल टू गिव हिम ब्लड सो दैट ही कैन गिव देम इंडिपेंडेंस। ओके, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। In November 1943, Japan conquered Andaman and Nicobar Islands and handed them over to Azad Hind government. नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार आइलैंड, which was a part of India, okay, that was conquered by Japan and handed them over to Azad Hind government. Azad Hind government, which was established by नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर, उनके हवाले उन्होंने वो दोनों आइलैंड कर दिया। नेताजी रीनेम्ड देम एज शहीद एंड स्वराज्य। अंडमान और निकोबार आइलैंड को उन्होंने रीनेम किया, मतलब उसका नाम क्या रखा नेताजी ने, शहीद एंड स्वराज्य रिस्पेक्टिवली। In 1944, Indian National Army captured the Arakan province in Myanmar. 1944 को इंडियन नेशनल आर्मी ने आराकन प्रोविंस को कैप्चर किया म्यांमार में, एंड पोस्ट्स ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ आसाम वर कैप्चर्ड। ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ आसाम के पोस्ट्स को कैप्चर किया। In the same period, the campaign of Imphal remained incomplete because Japan stopped helping Indian National Army. Since Japan was favoring India, okay, वो help कर रहा था इंडिया, क्योंकि इंडिया was favoring Japan against British, okay, तो उनके मदद से इंडियन नेशनल आर्मी ने अलग अलग रीजन को कैप्चर किया, जैसे म्यांमार में अकरन प्रोविंस को कैप्चर किया, फिर आसाम का ईस्टर्न बॉर्डर में उन्होंने कैप्चर किया। वैसे ही उन्होंने एक कैंपेन इम्फाल के रीजन को करने के लिए कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो कैंपेन वो पूरा नहीं कर पाए, वो इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि उस वक्त जापान ने हेल्प करना बंद कर दिया था इंडियन नेशनल आर्मी को। ओके, so the campaign of Imphal remained incomplete. But in adverse circumstances, soldiers of Indian National Army were dedicatedly fighting. Even though the circumstances, even though the situations were adverse, was not in their favor, but still the soldiers of Indian National Army were dedicatedly fighting. They did not give up. ओके, वो हार नहीं माने, वो गिव अप नहीं किए, दे वर कंटिन्यूअसली फाइटिंग। ओके, बट इन द सेम पीरियड जापान एक्सेप्टेड डिफीट। ऑन 18 August 1945, सुभाष चंद्र बोस died in the plane accident. On this background, the soldiers of Indian National Army has to lay down their arms. Thus ended the thrilling phase of the Indian National Army. Okay, but in the same period, Japan accepted defeat. Japan accepted defeat मतलब जापान और अमेरिका के बीच जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसमें जापान क्या हुआ, डिफीट हुआ, वो हार गया जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉम बम डाले। ओके, जापान के दो रीजन में जब एटॉम बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, उस वक्त जापान हार मान गए, जापान एक्सेप्टेड डिफीट। ओके, एंड ऑन 18 August 1945, Subhash Chandra Bose died in a plane accident
एक्सीडेंट, वो एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए एंड जिसके वजह से जो इंडियन नेशनल आर्मी है it received a downfall. Okay. Later, the British government charged the officers in Indian National Army with treason. Pandit Jawaharlal Nehru, Bhulabhai Desai, Tej Bahadur Sapre, these expert lawyers defended them. Okay. By the death of Netaji Subhash Chandra Bose, the Indian National Army declined, it received downfall and later British government ने जो भी officers थे Indian National Army के officers थे उनके against charge किया with treason. Treason means धोखा, ठीक है, धोखाधड़ी का charge लगाया उनके ऊपर और उनको arrest किया. But पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सापरे, ये जो expert lawyers थे, they defended these officers in the Indian National Army. But the military tribunal held the officers guilty and they were sentenced to life imprisonment. Okay, military tribunal यानी जो military कार्रवाई रहती है उनके हिसाब से जो भी ऑफिसर्स को उन्होंने पकड़ा था इंडियन नेशनल आर्मी के, they were proved guilty. Okay, those officers were proved guilty and hence उनको life imprisonment का सेंटेंस मिला, यानी उनको उम्र कैद की सजा मिली, उन ऑफिसर्स को उम्र कैद की सजा मिली. Therefore, there was severe unrest against the British government in the minds of Indian people. Finally, the British government had to suspend the punishments given by military tribunal. Okay, जब जिन ऑफिसर्स को पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको उम्र कैद की सजा जब दी गई, उसके वजह से लोगों के मन में गुस्सा और बढ़ गया. ठीक है, they became और more frustrated. ठीक है, उसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको जो पनिशमेंट दिया था उस पनिशमेंट को क्या किया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया. यानी जो पनिशमेंट उन्होंने दी थी उन ऑफिसर्स को उस पनिशमेंट को उन्होंने सस्पेंड किया, इसको कैंसिल कर दिया. Revolts of Indian Navy and Air Force. Okay, Indian आर्मी ने रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंड स्ट्रगल मूवमेंट उन्होंने कैरी आउट किया. सेम वे उनको देख के जो नेवी है एंड जो एयरफोर्स है उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया. द नेवी एंड एयरफोर्स सोल्जर्स with the inspiration from Indian National Army caused discontent against the British government. Okay, Indian National Army से इंस्पायर होके जो नेवी है, इंडियन नेवी और जो एयरफोर्स है, उनके मन में भी ब्रिटिश के अगेंस्ट डिस्कंटेंट ग्रो करने लगा. ओके, नाराजगी उनके खिलाफ बढ़ने लगी. It burst out on the British warship Talwar in Mumbai on 18 February 1946. उनका जो गुस्सा वो किसके ऊपर burst out हुआ? ब्रिटिश वॉरशिप. ब्रिटिश का जो वॉरशिप है जिसका नाम था तलवार, उसके ऊपर वो burst out हुआ in Mumbai on 18 February 1946. The soldier unfurled the tricolor flag on the British warship. They raised slogans against the British government. उन्होंने ब्रिटिश का जो वॉरशिप है तलवार उसको कैप्चर कर लिया और उस शिप के ऊपर, वॉरशिप के ऊपर उन्होंने इंडिया का ट्राइकलर अनफोल्ड किया. अनफोल्ड करना मतलब लहराना. इंडिया का जो झंडा है वो उन्होंने लहराया एंड दे रेज्ड स्लोगन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लोग स्लोगन बोलने लगे. ओके, the British government sent army to open fire on the naval soldiers. The rebels also made counter attack with firing. Okay, जब
यू नो नेवल सोल्जर्स के ऊपर ओपन फायरिंग करने के लिए, उनके ऊपर फायरिंग करने के लिए उन्होंने आर्मी भेजी। एंड जो नेवी थे, ठीक है, जो रिबेल्स थे, जो नेवी थे, जो इंडियन नेवी थे, वो भी उनको काउंटर अटैक कर रही थी ब्रिटिश को। ओके, the workers and common people extended their support to the naval soldiers. Finally, with the mediation of Sardar Vallabhbhai Patel, the naval soldiers laid down their arms. जो वर्कर्स है, जो कॉमन लोग हैं, वो इंडियन नेवी को सपोर्ट कर रही थी फॉर देयर दिस एक्ट, यानी जो उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसके लिए बाकी के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। बट ये जो वॉर था वो इंटेंस हो रहा था, दैट इज वाई सरदार वल्लभ भाई इंटरवीन। ओके, उन्होंने मीडिएट किया इस जंग में, एंड उनके मीडिएशन के वजह से ये जो जंग थी वो स्टॉप हुई। एंड फाइनली जो नेवल सोल्जर्स थे उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे, ओके, अगेंस्ट ब्रिटिश। To support the uprising of naval soldiers, the Air Force officers from Delhi, Lahore, Karachi, Ambala, Meerut, etc. went on strike. जो नेवल सोल्जर्स ने जो रिवॉल्ट स्टार्ट किया था, उसको सपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स ऑफिसर्स ने उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट दिया, ठीक है। दिल्ली, लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ, ये सारे प्लेसेस में एयरफोर्स ऑफिसर्स स्ट्राइक पे चले गए टू सपोर्ट इंडियन नेवी, नेवल सोल्जर्स को, उनके रिवॉल्ट को सपोर्ट करने के लिए वो स्ट्राइक पे गए। ओके, these revolts were a clear indication that the sentiments of discontent against the rulers had reached a climax. ओके, ये जो रिवॉल्ट्स है इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का, एंड द कॉमन पीपल, जो आम जनता, जो लोग हैं, उनके मन में कितना डिस्कंटेंट है, यानी कितना डिसलाइकिंग है फॉर ब्रिटिश, ये मतलब एक क्लाइमेक्स में पहुंच गया कि अब बस लिमिट ओवर हो गया है, इसके आगे दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। मतलब वो अब पानी सर के ऊपर चला गया है, नाउ दे आर अनस्टॉपेबल, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, एंड एनी हाउ दे आर गोइंग टू गेट देयर इंडिपेंडेंस। In this way, the period between 1942 to 1946 shook the foundation of British power in India, ठीक है। ये जो पीरियड है 1942 से 46, ये जो ब्रिटिश का पावर जो इंडिया में ब्रिटिश ने जमाया था, वो जो पावर है उनका वो थोड़ा वीक हो चुका था, वो हिल गया था बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रगल्स। Although the Quit India movement, the severe discontent of through the Quit India movement, the severe discontent of Indian people against the British was expressed. Army, Navy, and Air Force was the backbone of British power. They were also now opposing the British. Due to these incidents, the British rulers realized that they will not be able to empower India for a long period of time. Okay, through Quit India movement, लोगों के मन में सीवियर डिस्कंटेंट था, सीवियर फ्रस्ट्रेशन था अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, ये चीजें सामने आने लगी, ओके, लार्ज स्केल में सामने आने लगी। एंड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इट वाज द बैकबोन ऑफ ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिश का ये बैकबोन था, एंड वही उनके खिलाफ हो गए। ओके, वही उनके खिलाफ हो गए बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स जो घट रहे थे, कॉमन पीपल का स्ट्रगल, आर्मी का, नेवी का एंड एयरफोर्स का, जो अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट होके वो स्ट्रगल कर रहे, फाइट कर रहे, ये सारे जो इंसिडेंट्स है, ये देख के ब्रिटिश रूलर्स जो थे उनको रियलाइज होने लगा कि अभी उनका टाइम खत्म हो चुका है। नाउ और ज़्यादा टाइम तक दे कांट एम्पावर इंडिया, वो इंडिया में और ज़्यादा देर अपना रूल मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो मूवमेंट था, जो स्ट्रगल था, वो लार्ज स्केल में कैरी आउट होने लगा, एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी फील्ड
आने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे स्ट्रगल में। एंड जो उनका बैकबोन है सोल्जर, आर्मी, नेवी, ये अगर उनके खिलाफ हो रहे और फाइट में पार्टिसिपेट कर रहे, तो इट वाज बिकमिंग इम्पॉसिबल फॉर ब्रिटिश टू एम्पावर इंडिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज उनको रियलाइज होने लगी। ओके, we end this chapter here. I hope so you understood the lesson. Thank you.